हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में अब हम सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखने वाले हैं। और इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट होगा भौतिक विज्ञान, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और आपको इसी चैनल पर रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें हमने आपकी हिस्ट्री हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है, पॉलिटी कंप्लीट करा दी है, और उसके साथ ही आपकी ज्योग्राफी की भी दोनों क्लासें हैं। भारत का भूगोल और आपके विश्व का भूगोल दोनों का रिवीजन करा दिया गया है। जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे जितने भी फैक्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे 100%। तो आप इन्हें एक दो बार देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, हम भौतिक विज्ञान को देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखें, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान में मूल राशियां और उनके एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो ये देखिए, आपके एसआई मात्रक हैं, ये 7 आपके होते हैं, ये ठीक है। मूल मात्रक होते हैं, तो मूल मूल राशि और उनके मूल मात्रक देख लेते हैं। तो लंबाई के मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और जेट ज्योति तीव्रता का ध्यान दीजिएगा, कैंडेला होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें हम आगे। एक सेकंड दोस्तों। इसके बाद देखते हैं विषय अन्य राशियों और मात्रक देख लेते हैं। तो अन्य राशियों में और मात्रक में देखें तो इसमें देखिए, ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्षेत्रफल का देखिए मीटर क्यूब होता है, ध्यान दीजिएगा। आयतन का होता है आपका मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का हो गया मीटर क्यूब, ध्यान दीजिएगा। घनत्व का होता है किग्रा पर मीटर क्यूब होता है, क्योंकि घनत्व का क्या होता है, डी इक्वल टू एम अपान वी होता है आपका फार्मूला घनत्व का, ठीक है। तो इसी आधार पर आपका ये एम अपान वी का आप देखेंगे तो यहाँ पर मात्रक निकालेंगे तो किग्रा अपान मीटर क्यूब ही निकलेगा। इसके बाद देखिए, वेग की बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बल का ध्यान दीजिएगा न्यूटन या किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कार्य की बात करें तो कार्य का क्या होता है, जूल या आपका न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। इसका देखिए, ऊर्जा की बात करें तो जूल या न्यूटन मीटर इसका भी होता है, ध्यान दीजिए। कार्य और ऊर्जा का सेम होता है। इसको देखिए, शक्ति की बात करें तो शक्ति का वाट या आपका जूल प्रति सेकंड होता है। समतल कोण की बात करें तो ये रेडियन होता है इसका। घन कोण की बात करें तो स्टेरेडियन होता है, ध्यान दीजिएगा। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। आवेग की बात करें तो न्यूटन सेकंड होता है, क्योंकि आवेग आपका इम्पल्स इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, बल इंटू समय अंतराल होता है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत आवेश का क्या होता है, मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारिता का ध्यान दीजिएगा, फैराडे होता है। आवृत्ति की हर्ट्ज होता है। और प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोधकता का ध्यान दीजिएगा, ओम मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। इनका भी ध्यान दीजिएगा। दाब का आपका क्या होता है, पास्कल होता है। ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का आपका जो है फार्मूला क्या होता है, दाब का फार्मूला होता है एफ अपान ए है, जो कि इसका फार्मूला होता है, यानी फोर्स अपान एरिया इसका, ठीक है। अब आगे बात करें ऊष्मा। ऊष्मा की आपका क्या मात्रक होता है, कैलोरी होता है, ध्यान दीजिएगा। विभवांतर की बात करें तो वोल्ट होता है। तरंग दैर्ध्य की एंगस्ट्राम होता है। और ध्वनि की प्रबलता की बात करें तो ध्वनि की प्रबलता ये आपका डेसिबल होता है, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब, जिसे हम एटीएम भी कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका क्या होता है, बार होता है। और एक बार बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ध्यान दीजिएगा। और जल प्रवाह की दर, यानी जल को जो जल प्रवाह को मापते हैं वो हम क्यूसेक में मापते हैं, पता होना चाहिए आपको। ओजोन परत मोटाई कई बार एग्जाम में पूछा आ चुका है, तो इसका मात्रक डॉप्सन होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष आपका ये दूरी मापने का मापक है, ठीक है। और ये यह प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आप देख सकते हैं 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करें तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक पारसेक बराबर 3 × 10 घात 16 मीटर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई होती है, क्योंकि एक पारसेक बराबर देखिए 3.26 प्रकाश प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है।
अब देखिए अदिश राशियां, सदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि वो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण पाया जाता है, जिनमें दिशा नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लीजिए, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेग, चाल, विभव, ये सब क्या है, अदिश राशियां जिनमें परिमाण बस पाया जाता है, दिशा का उल्लेख नहीं होता है, इनमें दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए सदिश राशियों की बात करें तो इसमें देखिए परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं। जैसे विस्थापन देखिए प्लस और निगेटिव दोनों होता है, क्योंकि ये विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। वेग की बात करें तो वेग भी आपका पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। त्वरण आपका देखिए ये सदिश ही है, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब आपके सदिश राशि हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैद्युत उपकरण और इनके अनुप्रयोग देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके मिलान करने को यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसमें बात करें हम, एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों। अब आगे इसमें बात करते हैं हम उपकरण और मापने का प्रयोग। तो देखिए एनीमोमीटर से आप वायु का वेग मापा जाता है, एमीटर से आपकी विद्युत धारा, अल्टीमीटर से ध्यान दीजिएगा ऊंचाई मापी जाती है, ऑडियोमीटर से आपकी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, कैलोरीमीटर से आपका ऊष्मा मापी जाती है, सोनार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को मापा जाता है, पायरोमीटर आपको उच्च ताप इससे मापा जाता है, मैनोमीटर से आपको गैसों का दबाव मापा जाता है, हाइग्रोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइग्रोमीटर जो है सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, और हाइड्रोमीटर ये आपका द्रव या जल का घनत्व मापने में काम आता है। ओडोमीटर वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, ओडो यानी पहिया, ओडो नाम से समझ, रोड में आपका ओडो यानी ओडो पहिया आपका जब रोड में चलता है तो दूरी जो तय करते हैं उसे हम ओडोमीटर से नापते हैं। ठीक है, और इसका देखिए हमने अल्टीमीटर तो ऊंचाई के लिए, एनीमोमीटर के लिए था, तो ये वायु का वेग के लिए था, ध्यान दीजिएगा इन्हें। ठीक है, लेक्टोमीटर बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दूध का अपेक्षित घनत्व इससे मापा जाता है। ब्यूटीरियोमीटर, ये आपको देखिए दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा हट के, लैक्टोमीटर तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ब्यूटीरोमीटर भी ध्यान दीजिएगा, ये दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो द्रव या जल का घनत्व मापते हैं। पोटेंशियोमीटर, विभवांतर, स्टेथोस्कोप ध्यान दीजिएगा, ये हृदय की गति को मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, ये तो आपका देखिए रक्तचाप हो गया। इसके बाद कार्डियोग्राफ की बात करें तो हृदय की गति मापी जाती है। लक्समीटर आपका प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ, ये आपका भूकंपीय तरंग हो गया। फाइदोमीटर में समुद्र की गहराई मापी जाती है। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, आरोपी वगैरह को उसके लिए यूज किया जाता है। अब देखिए सोनार की बात कर लेते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका प्रयोग पराश्रव्य तरंगों का होता है। पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही नाव, वाहनों में ये लगाया जाता है, और इसका उपयोग क्या होता है तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को पता लगाने के किया जाता है। ठीक है, और ये प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा इसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। रडार देखिए, सोनार हो जाता है महासागरों के लिए, और रडार हो जाता है आपका वायु में चीजों को पता लगाने के लिए, क्योंकि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है, और रेडियो तरंगों के माध्यम से ये काम करता है, और इसका उपयोग देखिए दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा व गति ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखिए भार और द्रव्यमान की बात करें, देखिए सीधा सिंपल सा है। द्रव्यमान आपका m नॉर्मल जो मास होता है, अब भार में आपका g जुड़ जाता है, यानी आपका उसमें क्या जुड़ जाएगा, गुरुत्व, गुरुत्वीय बल जो होता है, गुरुत्व गुरुत्व त्वरण जो होता है वो भी जुड़ जाता है। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देख सकते हैं भार क्या होता है, तो भार देखिए आपका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कहीं पर देखिए गुरुत्वीय बल कम या ज्यादा होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह समान होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु पर पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल है सदिश राशि है भार, ध्यान दीजिएगा, भार आपकी सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न हो सकता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान सदैव ही समान रहता है। किसी यह वस्तु या पदार्थ का यह परिमाण होता है, और ये अदिश राशि होती है। दूरी की बात करें, दूरी और विस्थापन के अंतर की, देखिए दूरी जो होता है ये दो बिंदुओं के बीच के पथ की पूरी लंबाई होती है, ठीक है, और जो विस्थापन होता है ये सबसे न्यूनतम लंबाई होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और दूरी जो होती है यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो विस्थापन होता है ये आपकी सदिश राशि है, इनका मूल्य शून्य नहीं हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो विस्थापन आपका शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अब देखिए चाल की बात करें तो चाल क्या है, वस्तु द्वारा चले गए इकाई समय में, यानी प्रति
इकाई समय में चली गई दूरी, ठीक है, ये आपकी चाल कहलाती है। और चाल बराबर दूरी बटा समय, ये एक अदिश राशि है। और मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया। वेग की बात करें तो वस्तु में इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन, ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, ये एक सदिश राशि है। मात्रक इसका सेम रहता है, चाल और वेग का दोनों का मात्रक तो सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाल जो है ये आपकी अदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है। अब देखिए त्वरण की बात करें तो समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर है ये। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। त्वरण कैसा मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा ये त्वरण आपका सदिश राशि है, ठीक है, राशि है, सदिश राशि है। और मात्रक इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए न्यूटन के नियमों को देख लेते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये आपका, यदि कोई वस्तु है जो कि विरामावस्था में है या फिर गति अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसको हम जड़त्व का नियम या आपका गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ये चीज भी ध्यान देना है। न्यूटन का द्वितीय नियम जो होता है, इसी के माध्यम से आपका फोर्स की जो इक्वेशन है वो निकलती है, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण निकलती है। ये किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए न्यूटन के तृतीय नियम की बात करें तो इसको हम प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी पर बल लगाती है तो उस तरफ से भी, अपोजिट तरफ से भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है, ठीक है, ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, ठीक। अब देखिए संवेग की बात करें तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वे वी होता है, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। ये एक सदिश राशि है और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये दोस्तों संवेग का आपका मात्रक यहाँ पर गलत लिखा हुआ, मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप द्रव्यमान का तो क्या हो जाएगा, किग्रा, किग्रा इंटू वेग का हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, किग्रा मीटर पर सेकंड होगा यहाँ पर। अब देखिए कार्य की बात करें तो कार्य आपका W इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, यानी आपका फोर्स इंटू जो आपका विस्थापन होता है, डिस्टेंस ये होता है, बल की दिशा में विस्थापन, ये आपका एक अदिश राशि है ये, और इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। शक्ति की बात करें तो यह है किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की यह दर होती है। और पी इक्वल क्या होता है, तो डब्ल्यू अपान टी होता है, कार्य अपान समय होता है। मात्रक इसका क्या है, देखिए जूल अपान सेकेंड होता है, या तो इसे हम शक्ति का मात्रक वाट भी कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक की बात करें तो क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है, या फिर इसे हम एक यूनिट भी कहते हैं। एक किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहते हैं, या तो फिर 3.6 गुणे 10⁶ जूल भी कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा आपका देखिए यह किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा आपकी देखिए यांत्रिक ऊर्जा भी होती है, प्रकाश ऊर्जा हो गई, ध्वनि ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये आपका 1/2 mv² होता है, जिसमें m आपका द्रव्यमान हो गया, v आपका चाल हो गया। इससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें देखिए पीई पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो एम जी एच होता है। एम इसमें द्रव्यमान हो गया, जी इसमें गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और एच आपकी ऊंचाई हो गई। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो यह किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति एवं आकृति परिवर्तन के कारण आपकी ऊर्जा होती है। और इसका उदाहरण देख सकते हैं, तनी हुई कमान एवं तनी हुई स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होती है वही आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें, देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ही रूपांतरण हो सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण सिर्फ हो सकता है। और रूपांतरण से पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, यानी ये अचर रहती है, ये चीज आपको ध्यान है। रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव जो है एक प्रकार की ही रहती है, ठीक है, यानी उसमें कमी नहीं आती है। अब देखिए ऊर्जा और रूपांतरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यंत्र, ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आपको कूट मिलान करने को दे देता है। तो डायनेमो से हम क्या करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित की बात करें तो ये देखिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप इसे दैनिक जीवन से देख लेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। विद्युत मोटर हो गई, ये क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लें तो एफ जो है ये समानुपाती होता है किसके, m1 और m2 के गुणनफल के, यानी द्रव्यमान के, ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। रेडियस बोले तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका फार्मूला अंततः क्या निकलता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। m1 क्या है, तो पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, जी आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जी का जो मान होता है क्या होता है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किग्रा स्क्वायर। इस पे आपको यूनिट जरूर ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और चंद्रमा पर पलायन वेग क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। सरल लोलक की आवर्तकाल की बात करें तो टी इक्वल क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी होता है, जिस पर एल आपका क्या है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई होती है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण हो गई। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 84.6 मिनट होता है। और 2 सेकंड के आवर्तकाल वाला लोलक क्या कहलाता है, तो ये सेकंड लोलक कहलाता है, ठीक है। प्रत्यास्थता की बात करें, देखिए वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वस्तु पर लगा बाह्य बल हटाने पर वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है। जैसे आप रबड़ लीजिए, रबड़ को आप खींचेंगे तो वो फैल जाती है, लेकिन जैसे ही आप रबड़ छोड़ेंगे, बल हटाएंगे, तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है। अब देखिए बाह्य बल पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं उदाहरण क्या है, क्वार्ट्ज जैसे होती है, और ये बाह्य बल हटाने पर क्या करती है, अपनी स्थिति पर आने का प्रयास करती है, ठीक है। जैसे पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं होती हैं, जैसे मोम होती है, बाह्य बल हटाने पर ये प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव क्या है, तो पृष्ठ तनाव द्रव का ऐसा गुण जिसके कारण इनका पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, उदाहरण वर्षा की बूंदों का गोला होना, ठीक है। तो ये आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका मात्रक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, न्यूटन न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक हो गया, ठीक। इसको बाद देखिए ससंजक बल की बात करें तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आपका ससंजक बल कहलाता है। असंजक बल आपका भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का ये आकर्षण बल कहलाता है। केशकत्व की बात करें तो केशकत्व का कारण क्या होता है, केशकत्व किस कारण से होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पृष्ठ तनाव के कारण केशकत्व का गुण पाया जाता है। केशकत्व यह क्या है, तो केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना ही आपकी केशकत्व कहलाती है। उदाहरण क्या है, तो पौधे में जल का चढ़ना, फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ना, और डालटेन में तेल का चढ़ना, आपके ये सब केशकत्व के उदाहरण हैं। श्यानता की बात करें तो द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह आपकी श्यानता कहलाती है। ध्यान देगा, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो यह श्यानता कहलाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है तथा द्रवों की श्यानता घटती है। ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता तो बढ़ती है, लेकिन द्रवों की श्यानता घट जाती है, ठोसों में श्यानता होती ही नहीं। ये चीज आपको ध्यान देना है। गाढ़े द्रव जैसे आपका ग्लिसरीन हो गया, शहद हो गया, इनमें श्यानता जो है काफी अधिक पाई जाती है। अब देखिए दाब की बात करें तो P इक्वल टू एफ अपान ए होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल ही आपका दाब कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे बात करें तो उत्प्लावन बल की बात कर लेते हैं। तो उत्प्लावन बल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी का कारण द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। जैसे ही आप देखते होंगे, नॉर्मल इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप जैसे पानी में कूदिए तो आप देखेंगे, पानी जैसे ही आप कूदेंगे, आपका जितना भार है उतना ही क्षेत्र पानी का हट जाता है आपके पास से, तो वही आपका उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है। वस्तु को द्रव में डुबोने पर भार में कमी का आभास होता है, ठीक है। आप ही देखते होंगे, आप जैसे ही पानी में अंदर डुबकी लगाते हैं तो आपको लगता है कि आपका भार कम हो रहा है, ठीक है। ये उत्प्लावन बल के कारण ही होता है। आर्कमिडीज के सिद्धांत की बात करें कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ये आपको देखिए आर्कमिडीज का ही सिद्धांत है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए ताप की बात करें तो यदि यह जो है किसी वस्तु के उष्णता अथवा शीतलता का आपेक्षिक माप है, ये
ताप मापन के पैमानों की बात करें तो सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना और आपका फ़ारेनहाइट पैमाना होते हैं, और ये तापमापी से मापा जाता है। केल्विन और सेल्सियस की बात करें तो इनका देखिए, एक केल्विन में आपका जो सेल्सियस होता है उसमें आप 273 जोड़ दीजिए तो एक केल्विन का जो है माप निकल आता है, ठीक है। अगर आपको देखिए सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसे आप केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन कहेंगे आप, और यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसे आप 273 में 10 जोड़ देंगे तो 283 केल्विन बन जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, C/5 इक्वल F-32/9 जो है ये आपका फार्मूला होता है, और इससे आपके न्यूमेरिकल भी हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए सेंटीग्रेड में वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा कि इसका फ़ारेनहाइट में बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, C/5 इक्वल F-32/9, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करें, एक सेकंड। अब आगे देखते हैं, ऊष्मा की बात कर लेते हैं। तो ऊष्मा देखिए आपको ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। ऊष्मा आपको ऊर्जा का ही एक प्रकार है, और ये स्थानांतर या ताप में अंतर के कारण ऊष्मा आपकी बनती है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो यह जो है किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में नहीं आती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, तो इसे ही हम आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। उदाहरण क्या है, जैसे आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, शुष्क हिम हो गया जिसे हम ठोस CO2 कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रकाश की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश आपको देखिए ये दो प्रकार की प्रकृति दिखाता है, तरंग और कण, दोनों प्रकार की इसके अंदर प्रकृति पाई जाती है, और ये ऊर्जा का ही एक रूप है, विकिरण ऊर्जा है। ये वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, ये ठीक है, वस्तुओं को दिखाने के लिए काम आता है। और ये ध्यान दीजिएगा सीधी रेखा में चलता है, और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, प्रकाश की 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा U = C/μ होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए U तो हो गया प्रकाश की चाल, C हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, म्यू हो गया माध्यम का अपवर्तनांक। और प्रकाश का परावर्तन की बात करें तो प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना आपकी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ये यहाँ से प्रकाश आ रही है, या परिवर्तन हो गया, तो यही आपका परावर्तन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए परावर्तन के नियम हम देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे परिवर्तन के नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। जैसे आप देखें ये आपकी जा रही है, तो आप ये देखिए यहाँ से आपतित ये आ रही है किरण, और ये आपकी जा रही है, तो आप देखेंगे ये आपका अभिलंब हो जाता है बीच में, और ये कोण दोनों आपके बराबर होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम में। आपतित किरण आपतन बिंदु के अभिलंब तथा परिवर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्रांतिक कोण की बात करें, क्रांतिक कोण क्या है, तो यह एक सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये आपका क्या कहलाता है, तो क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए हम देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आता है। तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर क्या करता है, तो अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर क्या होता है, तो ये भी देखिए अपवर्तित किरण जो है संघन माध्यम में ही वापस आपके लौट आती है। ये चीज आपको ध्यान है, क्योंकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूरा ही जो परिवर्तन हो जाता है इसमें, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण देख लें तो देखिए मृग मरीच का जो आप देखते हैं रेगिस्तान में, कि आपको दूर से देखने पर लगता है कि यहाँ पानी है, लेकिन असल में वहाँ पानी नहीं होता है। ये आपका मृग मरीच का हो गया। कटे हुए हीरे का जगमगाना आपको लगता है, तो लेकिन वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण है। प्रकाश तंतु में संचरण, जैसे आपको ऑप्टिकल फाइबर, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर किसका उदाहरण है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। एंडोस्कोप का कार्य, ये भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। अब प्रकाश के अपवर्तन की बात करें, देखिए प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होना ही आपका क्या कहलाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, जो कि कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जाएंगे, देखिए सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। यहाँ से आपकी जा रही है, ये ऐसे जाएगी, तो आपको देखिए ये इसे ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ऐसे यहाँ पर आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से आपकी आती है आपतित किरण, ये इधर से आ रही है,
और इसके बाद देखें आप इस ये ऐसे जाने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये ऐसे आपकी अपवर्तित हो जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है अभिलंब की ओर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आई और आर जो है बराबर होते हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, देखिए सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ध्यान दीजिएगा। और जब यही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। जब विरल से सघन में, तो ये क्या करती है, अभिलंब की ओर आती है, ठीक है। यानी बाहर से जब अंदर आएगी और जब अंदर से बाहर जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अपवर्तन के उदाहरण देखिए तो जल में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना, जल में पड़े सिक्कों का अपने वास्तविक जगह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब एग्जाम्पल है इसके। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति सेम रहती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए तो वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव होता है। इसके उदाहरण देखिए, वातावरण में प्रकाश का बिखराव होना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये एग्जाम्पल हो गया। छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा। जितन यहाँ पर देखिए अपोजिट यहाँ पर होता है, जैसे प्रकीर्णन जिसका ज्यादा होगा उसका आप देखेंगे तरंग दैर्घ्य कम होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रकीर्णन ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। प्रकीर्णन देखिए बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा। बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है यानी फैलाव जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए आप देखते होंगे बाइक्स वगैरह में जो बाइक पीछे की तरफ जो हेडलाइट दी होती है, बैकलाइट, वो आपकी लाल रंग की दी होती है, क्योंकि वो प्रकीर्णन नहीं करती, यानी वो फैलती नहीं है, तो आपको दूर से भी समझ में आ जाता है कि ये लाल रंग है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वर्ण विक्षेपण की बात करें तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया ही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ये आप देख सकते हैं प्रिज्म इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जैसे आपको श्वेत प्रकाश है जो प्रिज्म पर पड़ता है तो इसके देखिए 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7 कलर हो गए। और इसे हम देखिए ऊपर से, आधार से ऊपर की ओर देखेंगे तो विप ग्योर इनको कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। विप ग्योर, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे आप, यही आपका विप ग्योर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाल रंग के प्रकाश की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और प्रकीर्णन जो है कम होता है। अब बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है सबकी सबसे कम होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अब यहाँ पर आ गया आपका, तो अवतल दर्पण के उपयोग देख लीजिए, ठीक है। अवतल दर्पण आपका ऐसे होता है, ठीक है। अंदर की तरफ ये, अंदर की तरफ से मोटा होता है, बाहर की तरफ से ये पतला होता है, ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी बनाने के शीशे में काम आता है, डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक व गले का निरीक्षण करने में, यानी इसमें क्या करता है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा चित्र दिखाई देता है, ठीक है। टॉर्च एवं वाहनों की हेडलाइट में भी ये प्रयोग होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण के प्रयोग की बात करें तो ये क्या करता है, वाहनों में जो आपका साइड मिरर होता है वहां पर यूज होता है, क्योंकि ये बड़ी सी चीजों को भी छोटा करके दिखा देता है, ठीक है, मिनिमाइज कर देता है एक प्रकार से। अब लेंस के प्रकार देखिए तो आपका एक तो उत्तल लेंस हो गया और दूसरा आपका क्या रहेगा, अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं, और आपका अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी। लेंस की शक्ति क्या होती है, तो P=1/f होती है। एफ आपकी क्या है, तो ये फोकस दूरी है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कई बार इसमें लेंस की शक्ति से बनता है कि P जैसे पावर दे देगा और आपका फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, ये तो आपको क्या दे देगा, फोकस फ्रीक्वेंसी नहीं, फोकस दूरी हो, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ आपको दे देगा और पूछ लेगा आपसे पावर क्या होगी, ये तो पावर दे देगा और फोकल लेंथ पूछ लेता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका डायोप्टर होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और उत्तल लेंस की क्षमता आपकी ध्यान दीजिएगा, ये धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो है ये ऋणात्मक होती है। लेंस की शक्ति का देखिए मापर हम डायोप्टर से कहते हैं। धूप के चश्मे की शक्ति 0 डायोप्टर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ध्यान दीजिएगा ये रेटिना पर है जो कि बनता है।
दूरदृष्टि दोष की बात कर लेते हैं तो निकट की वस्तुएं जो हैं इस पर स्पष्ट नहीं दिखा देती हैं, ठीक है। उल्टा होता है, यहाँ पर दूरदृष्टि दोष लिखा है तो यहाँ पर निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। और इसका निवारण हम कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस से करते हैं। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, आप उदय याद रख लीजिए, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में आप अनिल याद कर लीजिए, तो आ से क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, और नी से निकट दृष्टि दोष, ठीक है। आपको ट्रिक है, बाकी आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रिक भी कोई जरूरी नहीं, बस आपको याद होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो देखिए, माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, ठीक है। यानी आपका ऐसे ही होता है, जिससे ध्वनि तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, आपका ये सब चीजें अनुदैर्ध्य तरंग में आते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, यानी आपका ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंग और पानी में उत्पन्न तरंग, तरंग की चाल v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, या तो आपका v इक्वल लैम्डा अपान टी हो जाएगा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर n जो है तरंग की आवृत्ति है, टी आपका आवर्त काल है, ठीक है। अब देखिए, ध्वनि की बात करें तो ध्वनि आपकी ध्यान दीजिएगा अनुदैर्ध्य तरंग है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ये माध्यम के कणों का जो कंपन होता है तरंग के संचरण के दिशा के समानांतर होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य में ये वायु में चाल कितनी होती है ध्वनि की, 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में अधिकतम गति होती है, मात्रक डेसिबल होता है। आर्द्रता बढ़ने पर गति बढ़ती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करें ध्वनि तरंगों के परिसर की बात करें, देखिए अवश्रव्य तरंग है, श्रव्य तरंग है, जिसे हम पराश्रव्य, पराश्रव्य तो आपकी ये हो गई, ठीक है। ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, तो ये आपकी क्या होती हैं, पराश्रव्य हो गई। ये अवश्रव्य, ये श्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य में ध्यान दीजिएगा 0 से 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आती हैं, और यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज प्लस में रहती हैं, ठीक है, उससे भी अधिक। पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। कौन उत्पन्न करता है पराश्रव्य तरंगों को, तो ये ध्यान दीजिए, चमगादड़, डाल्फिन आदि द्वारा पराश्रव्य तरंगें हैं जो कि उत्पन्न की जाती हैं। अब देखिए, विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा, किसी चालक में आवेश की प्रवाह दर आपकी विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। मात्रक एम्पियर होता है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकंड होता है। अब देखिए, विभवांतर की बात करें, वी इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है, किया गया कार्य अपान प्रवाहित आवेश, ध्यान दीजिएगा। और प्रतिरोध की बात करें तो आर इक्वल टू वी अपान आई होता है, वी विभवांतर, आई आपकी धारा हो गई, ठीक है। देख सकते हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। और पी इक्वल क्या होता है, वी इंटू आई होता है, ठीक है। तो पी इक्वल वी इंटू आई, और पी इक्वल टू देखिए, वी की जगह आप आर आई स्क्वायर भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी रख सकते हैं, यानी धारा और रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब देखिए, यूनिट की बात करें तो यूनिट की संख्या आप देख सकते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे अपान 1,000, वाट इंटू घंटे अपान 1,000। अब देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, तो ऊंचाई में क्या होता है, निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम करता है ये, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपका रसायन विज्ञान आ गया, तो इसे हम अगली वीडियो में है जो कि हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भौतिक विज्ञान से इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आपके फैक्ट्स बनते हैं, ठीक है। और भी इसे आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी आपको देखिए, कोई भी टॉपिक ऐसा लगे, जैसे टॉपिक इसमें सब टच किए गए हैं, लेकिन आपको जहाँ लगे कि आपकी ये चीज़ें कमजोर हो तो आप उसमें और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।